हम लोग ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का, जो हम लोग कल लिखवाए थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं, और विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अभी और भी सारा इसमें बनेगा क्वेश्चन। तो अभी हम लोग जितना भी बुक आया हुआ है मार्केट में, जितना भी बुक आया हुआ है, सारा का सारा बुक का निचोड़ हम लोग लिखेंगे। तो आपको एक वीडियो आप मेरे चैनल पर आपको अगर आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं ऑल इन वन, है ना, सारा का सारा सब्जेक्ट का देंगे, चाहे मैथ हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो। ठीक है बच्चों। तो आप बस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको देखने से ही जो ना आप आराम से जो सो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आज सेकंड पार्ट है ये। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था, है ना। कौन था ये? एक चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियो कहाँ का था? फ्रांस का था। ये न हुआ। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवादी की प्रतीक थी? तो फ्रांस। वियना की संधि कब हुई? 1815। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना का संधि कब हुआ? 1815। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री नियुक्त पर किया। देखिए, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया। ये क्वेश्चन जो है ना 32 नंबर, आपका बहुत सारे बुक में ऐसा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। आंसर क्वेश्चन सही है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हम लिख दिए हैं विक्टर इमैनुअल 2। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया है? तो ये आपका बुक में लिखा हुआ है इस तरह से। तो उसमें आंसर दिया है गलत बच्चों, है ना। आपको आंसर इसका क्या छांटना है? किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो विक्टर इमैनुअल 2। ठीक है, याद रखिएगा। बुक में इसका कुछ अलग आंसर दिया हुआ है, मतलब जो साइड बुक आया है सारा मार्केट में, तो उसको आपको आंसर नहीं लिखना है। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? इसका आंसर क्या होगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? यूनान। किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? क्या होगा बच्चों? यूनान। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कैमिलो दे काबूर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। क्या दिया हुआ है 36 नंबर में कि कब यूनान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1832 ईस्वी में। 1832 में यूनान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। 37 नंबर में क्या दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा, है ना। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के थे। फ्रेडरिक सोरियो का विषय क्या था? लोकतंत्र। हमारा भारत देश क्या है? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन क्षेत्र। रूढ़िवादी किसकी स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते हैं? लोकतंत्र। रूढ़िवादी जो होते हैं, जो पुराना सोच है ना, वो लोकतंत्र के स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते हैं। बलूत वृक्ष को क्या चीज का प्रतीक माना जाता है? वीरता का, है ना। बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता है। कि आज हम लोग इतना ही करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट, ये सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली, यंग यूरोप, ये दो चीज़ें हैं बच्चों। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मैथ्री ने की थी। यंग इटली क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यहाँ देखिए, यंग इटली क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना किससे की? मैथ्री ने की।
नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए क्या अपनाया था? आचार संहिता को बनाया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त और लौह नीति बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिस्मार्क, एकदम भी आए क्वेश्चन है ना।